हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर और जुनेद सर। मैं आप दोनों को अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बस हाँ, नमस्कार सब सर। बढ़िया मैं आपकी बिल्कुल दुआ। ठीक हूँ, आप बताएं। जी। सर, आज हम आपसे जानेंगे एआई के बारे में। आजकल बहुत ज्यादा आपको पता है कि हर फील्ड के अंदर एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि एआई के इस्तेमाल के बारे में, और आने वाले वक्त के अंदर एआई का जो हमारी जो जिंदगी है उसके ऊपर क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, और पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और क्या फ्यूचर क्या है एआई का, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। और एआई कैसे काम करती है। जुनेद सर, आपसे स्टार्ट करते हैं, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए मुजफ्फर जी, आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है कि दो तरह के लोग होंगे। एक वो हम्म। जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, अपना काम निकालेंगे। और दूसरे वो होंगे जो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेंगे और कंप्यूटर के लिए काम करेंगे। तो हमें हम्म। और आपको तय करना है कि हम किसके लिए काम करेंगे और किससे काम लेंगे। तो ये वक्त अभी इतना नजदीक नहीं आने वाला, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको दिखेगा। देखिए एआई के थ्रू आप क्या बोलते हैं, जो आप रिजल्ट है, हम्म। उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। और उसकी स्पीड भी बहुत बढ़ा सकते हो, जो जो आपको ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है। और इससे काफी सारी चीजें आप कर सकते हो, जो कि आज तक बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी और टाइम टेकिंग थी। आप हम्म। एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हो, पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। एआई के थ्रू अगर आपका एआई ट्रेंड है, तो क्यू एन जो क्वेश्चन एमसीक्यू है उसके थ्रू, और उसके अलावा क्या लर्निंग वो उसको हो रहा है, उसके बेसिस पे उसका करिकुलम का पूरा एनालाइज कर सकते हो कि बच्चा जो है आपका एग्जाम रेडी है या नहीं, उसको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम होने वाली है या होगी। तो वो काफी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। हेल्थ केयर में तो ये पूरा बूम ला देगा, अगर एआई अगर इफेक्टिवली यूज हुआ हेल्थ केयर में तो। और एआई हेल्थ केयर में अगर यूज हुआ तो काफी सारी बीमारियां एडवांस में आपको पहले पता चल जाएंगी, और उसको क्योर भी आप निकाल चुके होगे, उसको डील कर चुके होगे। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले ये गूगल ने एक अपना एआई प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया था आंखों को लेके, जिसमें आंखों के फोटो के बेसिस पे वो एनालाइज करके बता सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या बीमारियां होंगी। और वो 98-95% तक एक्यूरेट थे। तो हम्म। अगर अपने लाइफस्टाइल में अगर आपने चेंजेस कर दिया तो आप उस बीमारियों का क्योर आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा आपको। फिर हम्म। ऑटोनोमस व्हीकल्स भी आएंगी एआई के थ्रू। अभी तक तो आई नहीं, क्योंकि इसमें इसको लेके कोई बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क नहीं बना है, कोई इस तरह के लीगल, इसमें लीगली बहुत सारा कुछ करना बाकी है। लेकिन आज के टाइम में एआई के थ्रू चलने वाले ऑटोनोमस ड्राइवरलेस गाड़ियों का प्रोटोटाइप कई दफा टेस्ट हो चुका है। 2014-15 से सारा कुछ टेस्ट एंड ड्राइव करके रखा जा चुका है। उसके अलावा जो आपका जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, जो बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो या प्रोडक्ट खरीदते हो दुकानों में, तो जहाँ पे आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। आपका हम्म। वो एक टच स्क्रीन टाइप का होगा, उसके बेसिस पे आप मॉल में भी जाके देख सकते हो, और मोबाइल पे भी काफी सारी चीजें कर सकते हो। तो ये काफी चीजें आपकी इम्पैक्ट करेगा डे टू डे लाइफ के बेसिस पे। एक जो बहुत हम्म। बड़ा कंसर्न है कि लोगों की नौकरियां जाएंगी क्या, तो हाँ डेफिनेटली कुछ लोगों की नौकरियां इम्पैक्ट होंगी, लेकिन कुछ नए अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट होंगे। क्योंकि एट द एंड एआई से काम आप आदमी को ही लोगे ना। सही। जी दिवक सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, पहले पूरा प्रोसेस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। हम्म। इंटरनेट से और आपका जो डेटा होता है वहां से वो चीजें पिक की जाती है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग से वो डीप लर्निंग में जाती हैं। डीप लर्निंग से आपके फिर वो डेटा एनालिटिक्स और उसमें जाता है, वहां से फिर जाके एआई काम करता है। ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि कंट्रोल्ड वे में ह्यूमन हैंड तक ही है, डेटा साइंस तक। पहली चीज। दूसरी चीज, ये वही बात है जब टाइप राइटर कहते तो लोगों ने कहा नौकरियां जाएंगी। नौकरियां देखे सिर्फ उन्हीं की गई थी जिन्होंने बोला हम कंप्यूटर नहीं सीखेंगे। हम्म। जब या तो ऐसे जब ही। आपका रेडियो से वीसीआर से आपका डीवीडी आया, तो नौकरियां उन्हीं की गई, कारोबार उन्हीं के बन गए, दुकानें उन्हीं की तबाह हुई जो कभी कन्वर्ट नहीं किया, जो अकड़ में बैठे हम्म। रहे कि यार डीवीडी तो महंगा, कभी आम घर में नहीं जाएगा, आम घरों में तो वीसीआर ही चलेगा। हम्म। तो एआई का भी वैसा ही है, अडॉप्ट करोगे तो किसी की भी नहीं जाएंगी, नहीं करोगे
जाहिर सी बात है जाएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरियां क्रिएट नहीं होंगी। एआई अपनी नौकरियां, एआई के लिए आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, एआई के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कौन मेंटेन करेगा? एआई के ऊपर कंट्रोल कौन रखेगा? एआई के ऊपर जो पीछे पूरा प्रोसेस है उसको कौन चलाएगा? जब एआई इतना, आज एआई में इतने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, फ्यूचर में जब एआई इतना घुस जाए में, टेक ओवर करेगा बहुत सारी फील्ड्स में, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट आपको और करनी पड़ेगी ना एआई में, डीप लर्निंग में, डेटा साइंस में। डेटा सेंटर्स आपको पूरी दुनिया में और ज्यादा 3 गुना आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता रहेगा, ये भी होता रहेगा। देखिए अब दूसरी चीज जो आता हूं मैं, दूसरी चीज ये, एआई सिर्फ उन कामों को रिप्लेस कर सकता है जो कि आपके प्रोसेस्ड काम जिसको कहते हैं, या जो आपके फिक्स काम होते हैं ना, यहां से उठा के यहां रखना है, या एक्सेल की जैसी शीट है, डेटा डाल दिया, डेटा डाल के टोटली करना है। ऐसे कामों पे जो प्रोसेस्ड वर्क होते हैं ना, आपका सिर्फ है ना वो जा एआई टेक ओवर करेगा, वो नौकरियां खत्म होंगी। जहां पर एक दिमाग चाहिए, जहां पर इंसान का हाथ चाहिए, इंसान की आंखें चाहिए, वो काम कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे इसने हेल्थ केयर की जुनैद ने बात की, बिल्कुल सही। हेल्थ केयर में जो छोटी छोटी बीमारियां आती है वही आगे जाके बड़ी बीमारी बनती है। तो एआई जो है वो छोटी बीमारियों को आपका मैनेज कर सकता है, पर एआई कभी बड़ी बीमारियों को या ऑपरेशन को या सर्जरी को मेंटेन नहीं कर सकता, वो इंसान ही करेगा, वो इंसान ही करेगा। ठीक है, हाँ एआई हेल्प करेगा। आज शायद डॉक्टर 2 घंटे सर पकड़ के बैठता, ऑपरेशन कैसे करना है, एआई आ जाएगा तो 20 मिनट पकड़ के बैठा होगा, 2 घंटे से वक्त कम हो जाएगा, पर करेगा इंसान ही करेगा। इंसान को रिप्लेस, इंजीनियर भी रिप्लेस नहीं होंगे, बनाने वाला कंस्ट्रक्शन तो एआई नहीं करेगा ना। इंजीनियर के जो ये प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं और जो डिजाइनर्स होते हैं ऑफिस में, शायद वो रिप्लेस हो जाएं। ठीक है, जो ऑटो कैड्स वगैरह या ये जो बना के देंगे, पर जो ये जाके फिर फील्ड में जाके जो काम करते हैं वो तो कभी रिप्लेस नहीं हो सकते इंजीनियर्स। ठीक है, बिल्कुल। जो प्रोसेसेस डेवलप होते हैं वो एआई आपको बना के दे देगा, पर वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाले इंजीनियर्स कभी रिप्लेस नहीं होंगे, मॉनिटरिंग करने वाले कभी रिप्लेस नहीं होंगे, सुपरवाइजर्स जो होते हैं, पर सुपरवाइजर्स को भी अप टू डेट तो होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसी तरीके, अब जैसे मैं आपको छोटा सा गाड़ियों का एग्जांपल देता हूँ। पहले फैक्ट्रियों में 10 से 15% जो एम्प्लॉयमेंट होती थी ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सिर्फ 10 से 15% उनके एम्प्लॉयों का काम क्या होता था, सामान यहाँ से उठा के यहाँ पर, उठा के वहां पर रखना है, यहाँ से ट्रक में चढ़ाना है, गोडाउन में आगे करना है, पीछे करना है। 10 से 15% लेबर किसी भी बड़ी फैक्ट्री का यही काम करती थी। ठीक है, 10 से 15% से घट के 5% पे आ गई, वो आ गई क्रेन्स आ गई। ठीक है, वो जो छोटी वो जो क्रेनें होती हैं, टो व्हीकल्स हो गए, वो आ गई। आज वो 5% हो गई हैं। वो कमरे में बैठ के ऑटोनोमस व्हीकल्स को, एजीवीज को चला रहे होते हैं, वो एजीवीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली सारा काम कर रही होती हैं। पर क्या इससे एम्प्लॉयमेंट कम हुई? नहीं हुई, क्योंकि एजीवी बनाने की फैक्ट्रियां दुनिया में खुली ना। एजीवी एजीवी भी कोई एक किस्म की थोड़ी ना आती है, 50 किस्म की आती हैं। उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे, फैक्ट्री पे फिट एग्जीक्यूट करने वाले फील्ड वर्कर्स की नौकरियां बनी। तो जो अपग्रेड कर जाते हैं उनका कोई मसला नहीं होता, जो नहीं करते ना उनका मसला होता है। जैसे इसने गाड़ियों की बात की, एआई पे ड्राइवरलेस गाड़ियां आज के टाइम पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मसला सारा ड्राइवरलेस गाड़ियों में आता है कि एक वर्ल्ड वाइड यूनिफाइड कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है, जैसे रोडों का, टर्न्स का, ठीक है, रेडियस का, कितने रेडियस या कितने डायमीटर सर्कमफेरेंस पे आपका वो है, डिग्री पे टर्न है। ठीक है, हर मुल्क में सिग्नल्स, वो जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ड्राइविंग के रूल्स हो जाते हैं। अगर पूरी दुनिया में ड्राइविंग रूल्स का एक ही लॉ हो, रोडों के ऊपर एक ही पैटर्न हो, एक ही डिग्री पे टर्न्स बनाए जाए पूरी दुनिया में, तो कल के कल आपका लागू हो ड्राइवरलेस कार्स बना। वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी तैयार है। मसला सारा इधर आता है क्योंकि कंपनी हर मुल्क के लिए अलग गाड़ी नहीं बना सकती ना, हर मुल्क के लिए अलग सेंसर, हर मुल्क के लिए अलग सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती है। कंपनियां एक यूनिफाइड चीज बनाएगी। ठीक है, यही एग्जांपल मैं आपको देता, जो अमेरिका, जो टेस्ला की गाड़ियां हैं वो यूरोप के लिए तैयार है, अमेरिका के लिए तैयार है, वो रशिया में नहीं चल सकती ड्राइवरलेस। टेस्ला की गाड़ियां आपकी मिडिल ईस्ट में नहीं चल सकती, एशिया में, पूरे एशिया में कहीं पे भी ड्राइवरलेस नहीं चल सकती। ठीक है,
तो इसी तरीके से एआई में देखें, अब बात एक और चीज आती है कि इमोशंस के बारे में बात आती है, एआई टेक ओवर कर जाएगा, फला कर जाएगा। देखें, फायदों के साथ नुकसानात भी आते हैं, पर वही बात है ना, दुनिया में वायरस के साथ साथ एंटीवायरस भी आता है। ठीक है, तो बुरी चीज के बाद अच्छी चीज आती है, अच्छी चीज के साथ बुरी चीज आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट के साथ वायरस आया तो वायरस के साथ एंटीवायरस भी आ गया। तो एआई में भी अभी मैं कुछ खबर पढ़ रहा था डेढ़ पहले कि एआई को, वो एआई में हार्मोन्स को इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और ये जो होते हैं आपके, क्या कहेंगे उसको, डीप लर्निंग में हार्मोनल एक्टिविटीज को इंकॉर्पोरेट करके एआई माइंड बनाया जा रहा है। ठीक है, जो अपने आप पे सोचेगा, लेकिन उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी तैयार होंगे, उसके अंदर फीलिंग्स होंगी, वो सोच सकता है एक इंसान की तरह जब वो बन जाएगा। अभी तक बना नहीं है, अभी शुरू किया बनना। पर मैं आज आपको लिख के देता हूँ, उसको बनाने की, उसकी बनाने वाली टीम से ज्यादा उसकी सेफ्टी वाली टीम सबसे ज्यादा बड़ी होगी। ये मैं आपको लिख के यूरोप में किसी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में इन्होंने क्या किया गया कि एक एआई बनाया है जो कि बुक्स को पढ़ता है और सोचता है, पढ़ता है सोचता है, और वो अभी तक वो रीड एंड थिंकिंग मोड में है, और जब भी वो सोच रहा होता है उसका विजुअलाइजेशन एक टेलीविजन पे आता है कि वो क्या सोच रहा है इस वक्त। तो अभी वो लर्निंग फेज में है, जब वो लर्न कर लेगा तो फिर उसको देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी दिव्य जी ने बोला कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि अलग अलग कंट्री के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। तो बेसिकली हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा जब इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हैं तो बोला जाता है कि साइंस इज ऑलवेज यूनिवर्सल, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज लोकल। तो आपकी लोकल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, आपकी इन्वायरमेंट के बेसिस पे, आपकी ज्योग्राफी के बेसिस पे ही हमेशा टेक्नोलॉजी बनती है। कार में जो कूलेंट की टेक्नोलॉजी यूरोप में इस्तेमाल होगी वो भारत में नहीं इस्तेमाल होगी, क्योंकि आपकी लोकल रिक्वायरमेंट अलग है और यूरोप की लोकल रिक्वायरमेंट अलग है। ठीक है, सेंसर्स जो लगते हैं आपके, जो जो अगर आपकी गाड़ी के पीछे वाले, तो कोल्ड इलाकों में अलग सेंसर्स लगेंगे, गर्म इलाकों में अलग सेंसर्स लगेंगे, केबलिंग अलग होगी। तो ये बहुत ऐसा ब्रॉड हो जाएगा। तो जो आपके जो ड्राइविंग के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपके रोड के कंडीशंस हैं, आपके जो रोड की जो सेफ्टी के से रिलेटेड जो साइंस है, वो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। कई दफा तो स्टेट वाइज भी चेंज हो जाते हैं भारत में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको लोकली कुछ डेवलप करना पड़ेगा जो आपकी लोकल रिक्वायरमेंट को कैटर कर पाए, ना कि आपको ग्लोबली कुछ इंपोर्ट करके ला दिया और उसको चला रहे, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। तू गलत समझ रहा है, तू इस चीज को, तू अपनी इसी बात को दूसरे नजरिए से देख। इंडिया में बना, इंडिया को एक्सपोर्ट करना है, अब बता। हाँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, इंजीनियर का काम धंधा और कोई नहीं है, बैठ के भाषण देंगे। तू तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कर। इकोनॉमी, मुल्क चलता है, इकोनॉमी है ना, बिजनेसमैन चलाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जा। तुम इंजीनियर टैक्स पे करते हो, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अच्छा, हमने हॉलीवुड की मूवीज में भी देखा इस तरह, आज से चंद साल पहले भी, अभी भी फंक्शन मूवी जो बनती है उनके अंदर ऐसे ही होता है कि एक रोबोट को बनाया जो सोचने की सलाहियत भी रखता है और बाद में वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करता है। ऐसा भी आप फ्यूचर में देख रहे हैं, कोई इस तरह भी हो सकता है? आपके नॉर्मल रोबोट्स तो आ गए हैं, अमेरिकन आर्मी, आपकी ब्रिटिश आर्मी यूज करती है, रशियन आर्मी नॉर्मल रोबोट्स जिसको कैरियर रोबोट्स कहते हैं, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। ठीक है, भारी सामान जो होता है वो रोबोट्स इधर से उधर करते हैं, उठाने का काम। पहले वो सिपाही करते थे, ठीक है, सामान चढ़ाना करना। आज आप फैक्ट्रियों में चले जाएं, आज देखे ना, दुनिया में इंडस्ट्रियल रोबोट्स आए थे 78 79 में, और 80s में कमर्शियल हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जाके कॉमन हो गए। पहले आपके रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल रोबोट्स आए थे आपकी स्टील इंडस्ट्री में। कोई स्टील इंडस्ट्री में काम होता नहीं था, दूसरा फिक्स प्रोसेस थे, उठाना है, रखना है, दबाना है, करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिफाइन होते गए, फिर वो आगे माइनिंग में आते गए। आज के टाइम पे आप देख लें, गाड़ियों की फैक्ट्री, टेक्सटाइल की फैक्ट्री, जहां जाए हर सेक्टर की फैक्ट्री में आपको रोबोट्स मिलेंगे। ठीक है, रोबोट्स ने भी क्या, लोगों ने भी यही बोला, भाई रोबोट नौकरियां खा जाएगा, एम्प्लॉय के काम तो रोबोट करेंगे। भाई रोबोट की फैक्ट्रियां नहीं है क्या? रोबोट नहीं बनते। रोबोट को फिटिंग करने वाला, रोबोट की कोडिंग करने वाला, ये दो अलग बंदे हैं। फिटिंग अलग करता है, कोडिंग अलग करता है। ऑपरेटर अलग, जो डिजिटल ट्विन्स बनाते हैं, जो प्रोसेस मेकिंग होती है, जो आपके ऑनलाइन प्रोसेस, जो एक डिजिटल ट्विन आपकी फैक्ट्री का डिजिटल बनाया जाता है,
वो अलग लोग होते हैं। ठीक है, तो नौकरियां कभी खत्म नहीं होती। हाँ, एक वो झटका आता है जिसमें आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अब आप अपग्रेड से जो डरता है ना, वो बोलता है कि नौकरियां खत्म हो रही हैं। जो अपग्रेड से नहीं डरता, वो उसको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा नौकरियां खत्म हो रही हैं। और एआई सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फिक्स होती है ना, फिक्स जॉब्स, उनको खत्म करेगा। सही। हर जॉब को खत्म नहीं कर सकता एआई, कभी भी नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चेंज पे 2-3 चीजें ऐड कर दूं कि देखिए, वैसे गीता में ही लिखा कि परिवर्तन संसार का नियम है, और चेंज के साथ ये प्रॉब्लम है कि इंसान का एक नेचर होता है कि चेंज को रेसिस्ट करता है। लगता है कि ये जो चीज अच्छी हो रही है, जो चल रही है, यही अच्छा है, इसी में रहने दो, क्योंकि लोगों को कंफर्ट बहुत ज्यादा पसंद है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में थोड़ी परेशानी होती है, और चेंज हमेशा अच्छा होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया कि अगर आप चेंज करते हैं, या जो जापानीज टर्म है काइजेन बोलते हैं ना, चेंज फॉर गुड, उसको काइजेन बोलते हैं। तो अगर आप काइजेन करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। और अगर हिस्ट्री में जाए तो डायनासोर के लाइफ में भी एक फेज आया था, अगर उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया होता उस वक्त की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, तो आज शायद वो जिंदा होते। लेकिन वही उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसलिए खत्म हो गए डायनासोर। डायनासोर क्या चेंज करता है अपने आप को? खाना कम करता है, अपना वेट कम करता है, क्या करता है वो? नहीं, अडॉप्ट कर जाते हैं अपने ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस थे, वेदर जो चेंज हो रहे सर थे उसके कभी कभी हिसाब से। माइग्रेशन भी होती है। माइग्रेट भी करना पड़ता है। लोग माइग्रेट करने से भी लोगों की पड़ती है। हाँ लोग बिल्कुल। एक अच्छा। शहर से शहर छोड़े, मुल्क छोड़े, लोग अपने एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में माइग्रेट होने को तैयार, लोगों की पड़ती है। अच्छा विवेक सर, देखें साइबेरिया से परिंदे माइग्रेट करके इधर आते हैं हमारे एरिया में, आपको पता है कि हाँ, कुछ हमें तो पता परिंदे है, पता होते हैं साइबेरिया से माइग्रेट करके आते हैं यहाँ पर, और फिर वापस बिल्कुल जाते हैं। हजारों बिल्कुल। मील दूर से आते हैं, परिंदे भी माइग्रेट करते हैं। अब हर कोई माइग्रेट, हम इंसानों ने भी तो माइग्रेट किया। हम अफ्रीका में थे ना सारे, अफ्रीका हम्म। से इंडिया में आए, इंडिया से पूरी दुनिया में फैल गए। तो हम्म। इंसानों ने भी तो माइग्रेट किया ना। बिल्कुल। पर थोड़ा बात सा वही है ना स्लाइटली अब। डिसएग्री करूंगा इसमें, हाँ, क्योंकि आर्यन इन्वेजन की भी आप चले गए पूरा का पूरा, जो अभी तक हिस्टोरिकल अब प्रूव तू नहीं हुआ। आर्यन इन्वेजन पे मेरे से बहस करनी है तो आजा, मैं फिर तैयार हूँ। तू क्या कह रहा है, सही है आर्यन इन्वेजन? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो उसी कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है कि हम आर्यन अफ्रीका से। इन्वेजन आपकी यूरोप से इंडिया आती है। हकीकत जो है अफ्रीका, अफ्रीका से इंडिया, इंडिया से पूरी दुनिया में आबादी फैली। हकीकत ये है। अच्छा। हम्म। आर्यन इन्वेजन झूठी है। 2007 या 8 में इसको झूठा प्रूफ हो गया साइंटिफिकली। और मैं इसका एक आपको हम्म। बता देता हूँ। एक दुनिया के कोड है R1A1, हम्म। जो दुनिया के 90% लोगों का जेनेटिक कोड है जी। R1A1। जो जी। R1A1 हैप्लोग्रुप। जेनेटिक कोड जो 90% लोगों का है दुनिया में, दुनिया की 90% आबादी का, वो इंडिया से शुरू हुआ था। अच्छा। ठीक है, और जो बाकी 10% लोग हैं जो उनका जेनेटिक कोड है, वो शुरू हुआ था अफ्रीका में। हम्म। ठीक है, तो वही बात हो गई, अफ्रीका से इंडिया, इंडिया से पूरी दुनिया। दुनिया की 90% आबादी का R1A1 है। वो क्या होता है कि जब आप 8 से 12 पूछते हैं, जब आपकी किसी दूसरे इलाके में जाके रहते हो, 8 से 12 पुश्तों बाद आपकी पुश्तों के रंग, चेहरे, फिजिकलिटी उस एरिया के हिसाब से हो जाती हैं। ठीक है, हम्म। तो रंग, चेहरे, चाहे वो भले गोरे हो, चाहे वो छोटा हो, तो है जैसे रशियंस हैं या स्कैंडिनेवियंस, इनके फीचर्स अलग होते हैं, पर उन सबका, चाहे चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए, अमेरिकन हो गए, साउथ अमेरिकन हो गए, सबका डीएनए है R1A1, जो इंडिया में हम्म। ओरिजिनेट हुआ था, साइंटिफिकली प्रूवन। हम्म। और चर्च है, 2013-14 में कुछ कैथोलिक चर्चेस के प्रीस्ट थे जो निकले, अमेरिका के भी कुछ थे, जिन्होंने ओपनली मीडिया में आके बोला है कि ये चर्च ने झूठी खबर दुनिया में फैलाई थी रोमन एम्पायर के दौरान, ताकि दुनिया भर में हमारा कब्जा हो सके और लोग हमारे तो करें क्रिश्चियनिटी को। हम्म। अच्छा, बाय द वे, जिसकी आप बात कर रहे हैं जीनोम टाइप, उसको हैप्लोग्रुप FM89 बोलते हैं। हम्म। हाँ, वो ये अभी डिटेल में बताएगा इंजीनियर साहब, बता। जी। जी। जी बताएं सर। नहीं, बस जैसे जीनोम के जो टाइप हैं, XG है, हम्म। HA, I है, G है, और K आता है। तो हम्म। मेजरली यही 4-5 टाइप के जीनोम्स हैं। नहीं, आप और देविक जो सर की बात से एग्री करते हैं, जो उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो है अफ्रीका से इंडिया, और इंडिया से फिर पूरी दुनिया में वो जो लोग हैं वो फैले, ऐसे ऐसे ही हुआ।
ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि इंडिया से हम्म ओरिजिन हुआ या अफ्रीका से ओरिजिन हुआ। R1A1 इंडिया से ओरिजिन हुआ है, पर जो वो इंडिया के लोग हैं उनके अंदर एक, हेलो, जी हाँ, जी हाँ जी सर। अफ्रीका के जो लोग हैं उनका जेनेटिक कोड और हर चीज अलग है, पर उनके जेनेटिक कोड्स के कुछ आपको अंश जो हैं वो इंडियंस में फीचर, मिलते हैं। आर बिल्कुल वन ए बिल्कुल। वन के पूरे डीएनए सीक्वेंस में कुछ हिस्से अफ्रीकन हैं, लेकिन R1A1 जो कंप्लीटली वो इंडिया से वो ओरिजिनेट इंडियन हुआ है। में फैला है, और 90% आबादी R1A1 की है। हम्म। अच्छा, जो पाकिस्तान के एक जो जर्नलिस्ट हैं हसन निसार, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं, मैं इस खित्ते का नहीं हूं, मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया है और मैं इंडियन नहीं हूं, मैं शुक्र अदा करता हूं कि मैं इंडियन नहीं हूं और मेरा डीएनए जो सेंट्रल एशिया मुझे के एक वो मुल्क का ड्रामा है। तो याद आ गया, वो मुझे एक जी। ड्रामा याद आ गया। एक अमेरिका में ड्रामा था जहां पर वो लोगों को 20-25 लोगों को रोड से उठाते थे, बोलते आ जाओ, हम्म तो उनका पे डीएनए टेस्ट करके 1 महीने बाद उनको बताते थे कि भाई क्या कहाँ कहाँ क्या। तो वो एक कोई आया था, तो वो बोलता है आई एम ए प्राउड वाइट, और मैं यूरोपियन हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, और ये हूँ वो हूँ। उसका हम्म वो था, ठीक है, वो उसके खानदान वगैरह उसको जितना पता था 5-6 पुश्तों का, वो सारे ब्रिटिश थे, गोरा था, टाइट था, ठीक है। जब डीएनए हम्म। टेस्ट आया तो उसका ओरिजिनल जो था ना, डीएनए की ओरिजिनलिटी, जी। वो अफ्रीकन निकली। ओ। तो लोगों को ऐसा आसाम निसार का भी एक कहना करना चाहिए डीएनए टेस्ट। और डीएनए में बहुत सी हम्म चीजें होती है, देखिए जैसे जुनेद हम्म ने बताया हैप्लो ग्रुप्स होते हैं, वो जो हम्म जैसे फैमिली ग्रुप्स के इंडियन हम्म हैप्लो ग्रुप हो गया, अफ्रीकन हैप्लो ग्रुप हो गया, उसका साइंटिफिक नेम एफ कर लें, एम कर लें, उसके नीचे फिर हम्म आपके जेनेटिक कोड्स होते हैं। उन जेनेटिक कोड्स के नीचे फिर उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके रीजन बाय रीजन होते जाते हैं। आपको इससे पता चल जाएगा कि ये साउथ ईस्ट का है, ये सेंट्रल एशिया का है, ये रशिया का है, ये साउथ अमेरिका का है। उस और उन्हीं पार्टिकल्स में कुछ और पार्टिकल्स होते हैं जो फॉरेंसिक हम्म साइंस वाले करते हैं कि भाई ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है, ये रिश्तेदार थे, है नहीं है, हम्म ठीक है। तो एक डीएनए में आपको बहुत अच्छा, डीएनए से आपको उम्र का भी पता चल जाता है, बीमारियों हम्म। तक का पता चल जाता है। किसी को अगर बहुत सीरियस अच्छा। बीमारी होती है तो डीएनए के अंदर वो चीज आ जाती है। हम्म हम्म, तो एक डीएनए से बहुत कुछ पता चल जाता है। और डीएनए लेने के बहुत से तरीके हैं, आपकी थूक हो गई, ठीक है, आपका हम्म यूरिन हो गया, आपका आपके खून हो गया, आपका नाखून हो गया, आपके हेयर सेल। बाल हो गए, कुछ भी हो गया। हम्म हम्म। एक टुकड़ा, चाहे आपकी चमड़ी कोई काट के चला जाए, जिस्म का एक टुकड़ा, हर चीज में डीएनए। तो डीएनए टेस्ट हो जाता है पाकिस्तान इंडिया में, हो जाता है या पाकिस्तान में नॉर्मल लोग नहीं करवा सकते, इंडिया में नॉर्मल लोग करवा सकते हैं। हमारे अच्छा। यहाँ जो होता है, आपके बड़े शहरों में होता है। आपकी हम्म कोलकाता में लैब है, उसके अलावा आपका अबे सीएसएल। तू, मैं नॉर्मल लोगों की बात, ऐसे तो एक होता है ना नॉर्मल लोग, जैसे तू गया, तूने बोला मेरा ये डीएनए बताओ, ठीक है, हम्म। जो एक नॉर्मल इंसान अपनी मर्जी से पैसे देके करवाना चाहे, तो इंडिया में वो चीज है, पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। और पाकिस्तान में फॉरेंसिक लैब है। हम्म। और देखा जाए तो आप लोगों को कराना चाहिए, क्योंकि आपको अभी तक लगता है ना आपके यहाँ लोगों को कि आप लोग तर्क हैं या सऊदी हैं, कभी चाइनीज बने आधों हैं। को सऊदी, इसलिए मैं आधों को आता अरब हूँ। लगता है, आधों को तुर्क लगता है, आधों को अफगानी लगता है। मैं कहता हूं, सभी करवा लो, R1A1 जब आ जाएगा ना इंडियन, पता चल जाएगा सबको, अकल ठिकाने आ देखिए, जाएगी। मैंने तो अपने नाम के साथ चौधरी लगाया हुआ है, तो मैं तो अपने आप को मानता हूं कि मैं इंडियन हूं। मुझे तो जरूरत ही नहीं डीएनए करवाने की। सब मैंने चौधरी वाले ही बोलते हैं, सारे चौधरी गुजर। दुबई का शेख, मेरे उधर एक शेख से मुलाकात हुई, वो एक मतलब मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरी हम्म मुलाकात हुई। तो जैसे वो पाकिस्तान का बातचीत, वो आया था पाकिस्तान घूमने, तो बोलता है इतने सैयद पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं है जितने एक अकेले पाकिस्तान में। मैंने बोला इन सबका डीएनए टेस्ट करवा लो, सैयदों का पता चल जाएगा कितने असली हैं कितने नकली हैं। इसके हम्म पीछे भी कहानी है। 1770 या 1780 के बाद जो वहां पर दो फैमिलीज थी जो अभी, और वहां से जो भागे थे राशिदीन फैमिली। तो राशिदीन हम्म फैमिली वहां पर रूल करती थी। ऑटोमन एम्पायर वाले जब आए तो उन्होंने उनको हटाया, तोड़ा, काबा, मक्का, मदीना, ये सब उन्होंने कब्जे में ले लिया। ये जो तुर्क आए थे हम्म। ऑटोमन वाले, ये जी। 1700 के आखिरी की बात कर रहा हूँ, 1800 की शुरुआत की। हम्म, वो वहां से जो ये राशिदीन थे, ये राशिदीन पर जाके बन गए राशिदी, और ये राशिदी हम्म फिर सिंध में आके रहने लगे, जो यहाँ पर आके वडेरे बने।
तो अभी अब भी वो राशिदी है वहां पर। हाँ, तो ये वही टाइम था, वो है असली सैयद। वो टाइम था जहां पर जो भी सैयद बोलता था उसको अंग्रेज जमीन दे देता था, एग्रीकल्चर जमीन। 1000 एकड़ तुम्हारी, 2000 एकड़। इन राशिदियों को 3000 एकड़ जमीन दी गई थी उस टाइम पे। ये जो राशिदी फैमिली है, 3000 ये एकड़। पीर पगारा जो है ना, पीर पगारा अलग चीज है, वो अलग है। वो भी राशिदी कहलाते हैं ना मेरे ख्याल में। अरे ये टंडो जानिया है ना, टंडो टंडो जानिया वगैरह जो है, दूसरे ये जो टंडो जानिया जो है, वहां पर वो जो राशिदी, वो गांव ही राशिदियों का है, बसाया हुआ। व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं, 3000 एकड़ जमीन जो होता है वो आप समझो कि मुंबई का जो एयरपोर्ट है उतना लैंड के बराबर है। हाँ, अंग्रेजों ने बहुत सारी जमीनें भी, एग्जाम्पल दे। अंग्रेजों ने तो बहुत जमीनें यहाँ पर दी वडेरों को, इस तरह वो जो तो कहते थे कि अंग्रेजों जावेद अख्तर के दादा को जमीन दी थी। शाह मोहम्मद कुरैशी के दादा को दी थी। हाँ, शाह महमूद हाँ जी, हाँ कुरैशी के जी, दादा को दी थी। अभी भी है यहाँ पर। हाँ, ये शाह महमूद कुरैशी, ये यूसुफ रजा गिलानी, इनकी फैमिली जो है रहीम यार खान साइड पे, ये सारे बैठे हैं वहां पर। ये जितने बड़े बड़े वडेरे हैं वो सैयद पाकिस्तान के सैयद अहमद महमूद, उसके जो अंग्रेज वालिद थे महमूद। सर जमीनें उन्हीं को दी गई हैं जो अंग्रेजों के नीचे काम करते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। हाँ, तो अच्छा मोहम्मद अली मुजफ्फर भाई, जिन्ना, अच्छा बाय द वे, जिन्ना जो थे वो समंदरी फैक्ट फैट ऑफ के द थे, गुजरात के। तो इनकी एक फिशिंग फैमिली थी, तो इनको जमीनों का कुछ पता ही नहीं था, पता नहीं था ना इंटरेस्ट था। तो इन भाई साहब ने सीधा फिर लंदन में फ्लैट खरीदे, बोला मुझे 26 फ्लैट चाहिए, पर अंग्रेजों ने 26 फ्लैट दिए लंदन में। सही। अच्छा, व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं ऐड कर दूं कि अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा अंग्रेजों की गुलामी पंजाब के मुसलमानों ने की थी, बढ़ चढ़ के। पं, पंजाब सर थे, पंजाब के बाद बिहार के थे, और बिहार के बाद यूपी के थे। देखिए, हमारा जो पंजाब है ये तो वेलकम कहता था, जो भी इन्वेडर आता था तो वो बोलता था जी अस्सलाम वालेकुम, आए जी, वेलकम, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए। ये नहीं नहीं, पंजाब मैं की पूरा फितरत किस्सा है। सुना है, पूरा किस्सा सुना है। जब भी कोई इन्वेडर आता था अफगानिस्तान के साइड से, मिडिल ईस्ट से, तो उसे दिल्ली तक छोड़ते थे। पहली दफा अच्छा। अंग्रेज आए जो दिल्ली से आए, तो माथा पकड़ के बैठ गए पंजाबी, अब क्या करे। तो उन्होंने बोला चलो तुसी अफगानिस्तान छोड़ अफगानिस्तान गया। छोड़ के आते, फिर अफगान और अंग्रेजों की जो 3 जंगें हुई हैं। अभी भी है, अभी भी ये हाल देखें, अभी भी जो हालत है हमारी, दिव्य सर तो आप बेहतर जानते हैं कि पंजाब ही ऐसा है कि जो जिसके अंदर कोई बाहर से आकर अभी भी रूल कर सकता है। यानी कि बाकी सूबे देखें कि पीपल पार्टी है वो सिंध की हद तक महदूद है, वहां पर वो हमेशा पीपल पार्टी जीतेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पठान है तो वो पठानों की हुकूमत बनेगी। ना ना ना, बलूचिस्तान के अंदर जी, गलत। जी, पार्टी कोई भी जीत सकती है, पर वो पार्टी का बंदा पंजाबी होना चाहिए। किधर? अच्छा, अब वो भले पंजाब पंजाबी के ना हो, अंदर? पर भले पंजाबी ना हो, पर लोग उसे पंजाबी मानते हैं और वो पंजाबी बोल सकता हो, जैसे इमरान खान जो अच्छा, पंजाबी नहीं है नहीं, पर लोग मानते हैं। ऐसे नहीं, नहीं, मैं कहता हूँ कि पंजाब के अंदर कोई भी आके वो रूल कर सकता है। यानी कि पंजाब के अंदर नहीं देखते, बाकी सूबे फिर भी देखते हैं, लेकिन पंजाबी नहीं देखते कि ये पंजाबी है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे होता है ना। यहाँ हमारे हमारे इस हल्के के अंदर अभी देखें वो जीते हैं, जो बलोच हैं यहाँ से जीते हैं, काकड़ साहब हैं, वो जीते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिंध के अंदर पंजाबी का जीतना बहुत मुश्किल है, हाँ, बलूचिस्तान के अंदर पंजाबी का जीतना बहुत मुश्किल है। अपने कल्चर को कभी छोड़ा नहीं, और वो कल्चर साहब मैं पहले आपको क्या था, फ्रैंकली कल्चर से प्यार बताऊं, था। आज जंग कल्चर में भी पूरी पंजाबियों का जीतना बड़ा मुश्किल है। किसी भी जंग में पंजाबियों का जीतना बड़ा मुश्किल है। आप जिस कॉन्टेक्ट में पंजाबियों को लेके जा रहे हैं। यार इतना भी हल्का लाने ले हम पंजाबियों को आप। मैं इंडिया के पंजाबियों की बात नहीं कर रहा, भारत के पंजाबियों की बात। जी, बहुत शुक्रिया दिव्य सर और जुले सर आपका। आपने एआई के ऊपर भी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमारे देखने वालों को, और डीएनए के ऊपर भी हमारी अच्छी गपशप रही। और जो हमारे देखने वाले हैं वो इंडिया के अंदर रहे हैं तो वो अपना डीएनए करवा सकते हैं। मैं भी जब इंडिया कभी गया तो अपना डीएनए जरूर करवाऊंगा, लेकिन मुझे करवाने की जरूरत नहीं। मैं अपने आप को वैसे इंडियन ही मानता हूं कि मैं इंडियन ही हूं, और मुझे इस चीज पे फख्र भी है कि मैं एक इंडियन, मेरे अंदर एक डीएनए है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।